हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट है सेट थ्योरी के ध्यान में रख करके। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक रिव्यू हो जाए कि इससे पहले जो वीडियोस हमारे आए थे जिनमें हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, है ना। उसमें हमने सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ा था, जिसमें रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म दो मेथड होते थे उसको रिप्रेजेंट करने के। सेकेंड वीडियो जो आया था उसमें हमने उस एक्सरसाइज 1.1 जो सेट थ्योरी पर बेस्ड थी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद जो वीडियो आया था उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा था हमने, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, है ना, और आपका सिंगल टोन सेट, पेयर सेट, है ना, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद जो वीडियो आया था, फोर्थ जो वीडियो था, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ सेट्स में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसेट। क्या कहते हैं सबसेट? सबसेट किसे कहते हैं, है ना। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स। इंटरवल, एक सेट के रूप में इंटरवल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं पावर सेट। ये सब आज ही पढ़ेंगे, है ना। और फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। ये चार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इसमें सबसेट में हम आगे चल करके सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो सबसेट्स होते हैं उनको भी पढ़ेंगे, हालांकि उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ जब डिस्कस करेंगे हम तो आपको सब चीज़ याद आ जाएगी, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसेट से। किससे स्टार्ट करते हैं? सबसेट से। तो सबसेट क्या होता है भाई? दो वर्ड हैं, सब और सेट। सब, इस वर्ड को तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे सब डिवीजन, है ना, सब इंस्पेक्टर, है ना, यानी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो एक सब इंस्पेक्टर जो होता है वो एक इंस्पेक्टर का ही पार्ट होता है ना। उसकी सारी जो भी पावर होती है वो इंस्पेक्टर के पास होती है ना। सब डिवीजन, एक डिवीजन होता है और एक सब डिवीजन होता है ना। सब डिवीजन छोटा रूप होता है, डिवीजन उसका बड़ा रूप होता है ना। तो ऐसे ही यहां पर है, यानी सब का मतलब है पार्ट ऑफ ए सेट, किसी सेट का पार्ट होना। चलिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। हम यहां देखते हैं, क्या देखते हैं कि देखिए ध्यान से, सेट ए का जो भी एलिमेंट है, यानी हर एलिमेंट 1 2 3 सेट बी में है, 1 2 3। सेट ए के सभी एलिमेंट यानी 1 ए में है तो 1 बी में भी है ना। 1 2 ए में है तो 2 बी में भी है, 3 ए में है तो 3 बी में भी है कि नहीं है। यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं। तो जैसे अभी मैं कह रहा था ना, आपको बताया था कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिवीजन, सब डिवीजन, है ना, कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल, यानी सब क्या हो गया, ये जैसे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर इज द पार्ट ऑफ ए इंस्पेक्टर, एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का एक पार्ट है। सब डिवीजन क्या है? डिवीजन का एक पार्ट है ना। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट ए है, चूंकि इसके सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं, देखिए ध्यान से, ए, ये 2 है, ये 3 है, यानी सारे एलिमेंट्स बी में हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट ए है ये बी का एक पार्ट हो गया। क्या हो गया? बी का एक पार्ट हो गया, है ना। सेट बी का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ सेट बी। तो अगर ऐसा कोई सेट हो, जैसे यहां सेट ए और सेट बी दो हैं, अगर ऐसा कोई सेट ए है कि इसके सारे एलिमेंट्स
सेट बी में हो, किसमें हो, सेट बी में हो, तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। यानी 1 बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज 3 बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना। जब इस तरीके से होता है, इंप्लाइज का साइन लगा सकते हैं अपन कि 1 ए में है तो 1 बी में है, 2 ए में है तो 2 बी में है, 3 ए में है तो 3 बी में है। इसका मतलब होता है इंप्लाइज। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इंप्लाइज होता है। ठीक है ना। तो अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, तो सेट ए को हम बी का सबसेट कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब अगर इसे डेफिनेशन के रूप में लिखें तो कैसा होगा, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसी को अगर हम ए इज द सबसेट ऑफ बी और पूरी डेफिनेशन के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, इफ, कब होगा, ये तब होगा जब ए का एलिमेंट बी में भी हो, देन इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू बी। यानी ए इज द सबसेट ऑफ ए, A is the subset of B. If A belongs to A, then implies B belongs to B. यानी इस कंडीशन में सेट A जो होता है वो सेट B का सबसेट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, सबसेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सेट कैपिटल A is said to be सबसेट ऑफ B if every element of A is the element of set B। अगर सेट A का कोई एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ B। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो तो हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ बी देन इफ ए बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। यानी स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट हो और देन इंप्लाइज स्मॉल ए सेट बी का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर मान लीजिए सेट ए में ऐसा एक भी एलिमेंट हो, है ना, एक भी ऐसा एलिमेंट हो जो सेट बी में नहीं हो। सेट ए में अगर एक भी ऐसा एलिमेंट होता है जो सेट बी में नहीं हो, तो देखिए क्या है कि जैसे 1 ए में है देन इंप्लाइज 1 बी में है ना, ये रहा। 2 ए में है 2 बी में भी है ना, ये देखिए। 3 ए में है बट 3 बी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है ना। तो अगर एक भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी में नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में सेट ए सेट बी का उपसबसेट नहीं होगा। यानी ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी सेट ए में तो हो लेकिन सेट बी में नहीं हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि सेट ए बी का सबसेट नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है, देखिए कई बार यह होता है
कि जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2, है ना, और सेट बी के एलिमेंट्स भी हैं 1 2, तो हम क्या देखते हैं कि अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अपनी डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हों, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हों, तो सेट ए को हम बी का सबसेट कहते हैं। अब यहां देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, देखिए ध्यान से 1 1 और ये 2 2, यानी 1 ए में है 1 बी में है, 2 ए में है 2 बी में है, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए देन 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए देन 2 बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से और देखिए, और क्या देखें कि जैसे ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं वैसे ही बी के भी तो सारे एलिमेंट्स ए में हैं। बी के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? ए में हैं। देखिए 1 बी में है 1 ए में है, 2 बी में है 2 ए में है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों तो ए बी का सबसेट होता है, और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हों तो बी को हम ए का सबसेट कहते हैं। तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इट मींस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए ए इज इक्वल टू बी, क्या ये ए और बी इक्वल हैं? अब इक्वल सेट में जाइए। इक्वल सेट की डेफिनेशन आपने देखी थी, कैसी होती है कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हों और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हों तो ए और बी दोनों क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया कि ए और बी दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अच्छा अब देखिए, सुनिए जरा ध्यान से, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए इज इक्वल टू बी। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। ए और बी इक्वल हैं, ए और बी कैसे हैं? इक्वल हैं। और अब आपको यह भी पता है कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ए और बी इक्वल हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब ए और बी इक्वल होते हैं तो ए तो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसका मतलब यह हो गया कि ये बोथ इंप्लाइज हो गया, है ना। यानी ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट हो तो ए इज इक्वल टू बी होंगे, या ए इज इक्वल टू बी है तो ऐसी कंडीशन में ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये जो सिंबल है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ, है ना। और शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं? आई डबल एफ करके लिखते हैं, आई डबल एफ करके लिखते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि सेट सबसेट क्या है। सबसेट अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हों, है ना। सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी है तो हम उसे कहते हैं कि ए बी का सबसेट है। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, लेकिन अगर सेट ए का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी का एलिमेंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ए बी का सबसेट नहीं होगा। यानी इफ ए बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी बी में नहीं हो। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में होते हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। यानी ए तो बी का सबसेट हो जाएगा और बी ए का सबसेट हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कैसे हो जाएं? इक्वल हों। देखिए इक्वल है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी, एंड ऑल्सो इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इस चीज को कैसे दिखाते हैं? इस चीज को ये जो वाला जो साइन है उससे बताते हैं। इसे कहते हैं बोथ इंप्लाइज
और इसे कैसे, इसको बोलते क्या है, इफ एंड ओनली इफ, यानी IFF से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातचीत क्लियर है ना। अच्छा, अब देखिए कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि A जो है वो सेट B का सबसेट हो लेकिन A और B इक्वल नहीं हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में A को बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और सेट B को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ A। B को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ A। लेकिन ध्यान दीजिए कब, जब A इज द सबसेट ऑफ B हो और A इज नॉट इक्वल टू B हो, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम A को प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहते हैं और B को सुपर सेट ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए कि जो भी सेट है, ठीक है ना, जैसे सेट A है, अब सेट A के सारे एलिमेंट सेट A में हैं, सेट A के सारे एलिमेंट सेट A में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार सर क्या बोल रहे हैं, सेट A के सारे एलिमेंट सेट A में हैं। अरे वो तो होंगे ही, वो तो होंगे ही भाई, सेट A है और सेट A के एलिमेंट सेट A में नहीं होंगे तो किस में होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए कि अगर सेट A, मतलब अगर नहीं, सेट A के सारे एलिमेंट सेट A में होते हैं, इसलिए हर सेट खुद का सबसेट होता है, यानी A इज द सबसेट ऑफ A, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो हर जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। चलिए ये बात आ गई समझ में। अच्छा, एम्प्टी सेट में क्या होता है, इसमें तो कोई एलिमेंट्स नहीं होता, एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट की बात अगर हम करते हैं तो इसमें तो कोई सेट एलिमेंट ही नहीं होता, तो कोई एलिमेंट नहीं होता, इसीलिए एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है ना। तो ये भी अपन लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी देयर इज नो एलिमेंट। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, खाली कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिख रहा है क्या, हाँ। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। चलिए, अच्छा एक बात और है, वो क्या है कि ये हो गया एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि कोई भी एलिमेंट केवल एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता, क्योंकि सेट ही सबसेट होगा, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता है ना। तो कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये समझ में आई बात। एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट, जैसे अगर हमारे पास कोई एलिमेंट A है तो A और कोई सेट B है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट A है वो कभी भी किसी
सेट का सबसेट नहीं होता। तो एलिमेंट जो है वो कभी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसे रिप्रेजेंट इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम इस तरीके से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये तो ठीक है कि ए इज द एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये तो ठीक है कि जो एलिमेंट ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन ये लिखना बिल्कुल गलत है कि स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए इज एन एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ ए, है ना। ये लिखना बिल्कुल गलत है, ठीक है। बातचीत समझ में आई, ये बात नोट कीजिए। अच्छा देखिए, अब इसके बाद क्या है, बात तो सेट की ही चल रही थी, है ना। बात किसकी चल रही थी, सॉरी, सबसेट की चल रही थी। और हाँ, यहाँ ये लिख देता हूं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। कई बार ये दिमाग में आता है, क्या दिमाग में आता है कि भैया अगर मान लीजिए सेट ए में ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, 3, तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट कितने बनेंगे। अच्छा चलिए बनाते हैं अपन टोटल सबसेट, इसके कितने बनेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा एक 1 एलिमेंट, फिर 2, फिर 3, फिर 2 करके ले लीजिए 1 2, है ना, फिर ले लीजिए 2 3 और फिर ले लीजिए 1 3, है ना। सब सबसेट है। देखो 1 ये भी सबसेट है क्योंकि इसमें है सेट ए में, 2 वो भी इसका सबसेट है क्योंकि 2 एलिमेंट्स इसका भी है, 3 इस सेट का एलिमेंट 3 है तो इसका भी 3 है, 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3, है ना। और एक अभी लिखा था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। अच्छा काउंट करिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेट में सपोज कीजिए m एलिमेंट्स हैं, कितने m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर m। बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, काम आता है, ठीक है ना, कि अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट्स हों तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, जिसमें ध्यान रखिए एम्प्टी सबसेट भी, मतलब एम्प्टी सेट भी इंक्लूड है और वो खुद जो सेट है वो भी इंक्लूड है, तो कितने बनेंगे 2 टू द पावर m। यानी इसे हम क्या लिख सकते थे 2 टू द पावर 3, ये 3 ये वाला नंबर, और ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने 9th में या 10th में ये पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सेट पढ़ा, शब्द भी सुना होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते थे। तो अगर रियल नंबर्स या नंबर्स की बात करें हम, है ना, तो आपने देखा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 ये सभी होते हैं, है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1, जब 0 इंक्लूड हो जाता है तभी तो हो जाते हैं होल नंबर्स, हो जाते कि नहीं हो जाते हैं। अच्छा सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें प्लस माइनस, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। और आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी हैं वो सब क्या हैं रियल नंबर्स ही हैं। और ये कहां से होते हैं, ये तो -∞ से लेकर के अप टू इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर देखें ध्यान से, क्या देखें, तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर।
होल क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स होल नंबर में हैं। अच्छा, होल नंबर के सारे नंबर्स इसमें इंटीजर्स में, सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो n इज द सबसेट ऑफ w इज द सबसेट ऑफ z, ठीक है ना। और ये जो z है, इंटीजर्स हैं, वो किस में होंगे? q में होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर्स कौन से हैं? वो सभी होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो इज द सबसेट ऑफ q। और ये सब क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स के, है ना। हाँ, एक इरेशनल नंबर और होते हैं, उनको अपन, वो केवल रियल नंबर का सबसेट होता है। केवल किसका होता है? t मींस इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई कि जो सेट नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होता है रेशनल का, और रेशनल सबसेट होता है रियल नंबर्स का, है ना। तो ये सबसेट हुआ आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो आइए अब पढ़ने वाले हैं हम इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। इंटरवल्स तो सुना होगा, स्कूल में इंटरवल होता है ना, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप फिल्म देखने जाते हैं जब थिएटर में कहीं, तो उसमें भी एक इंटरवल आता है ना, जिसे अपन हिंदी में अंतराल कह देते हैं, वो इंटरवल ही होता है, जिसे आजकल ब्रेक कहने लग गए हैं। लेकिन ब्रेक की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरवल क्या होता है? अब चूंकि हम मैथमेटिक्स के संदर्भ में देखते हैं, तो फिर ये इंटरवल क्या होता है? देखिए, मैं आपसे अभी ये कहूँ कि ये एक सेट है, ठीक है ना, कोई सा भी सेट लिखते हैं अपन, x such that x is a natural number, है ना, and 1 is less than equal to x is less than equal to 5, ये है। एक सेट b लिखता हूं मैं, और उसे लिखता हूं x such that x is a natural number, बड़ा इजी है सारी चीजें, एंड 1 is less than 5। एक सेट लिखा है मैंने, a is equal to x such that x is a natural number and x is greater than equal to 1 is less than equal to 5। दूसरा लिखा है कि x is such that x is a natural number and x is greater than 1 and x is less than 5, ये लिखा हुआ है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में 1, भाई इंक्लूड होगा ना, इक्वल का साइन है तो 1 भी इंक्लूड होगा, 2, 3, 4 एंड 5, ये तो लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि ये नेचुरल वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो आप ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो दे रखा है उसे रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये रोस्टर फॉर्म है ना। ठीक ऐसे ही x such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than 5, अगर इसको लिखा जाए तो फिर हम कैसे लिखेंगे? 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है ना। यानी इसमें तो 1 और 5 को हमने इंक्लूड कर लिया जो एंड पॉइंट हैं, एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें जो 1 और 5 है जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हमने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। तो बस अब यहीं से इंटरवल स्टार्ट होता है अपना। क्या है कि अगर हमारे पास a और b दो नंबर्स हैं, और कैसे हैं? a इज लेस देन b है, ठीक है, a इज लेस देन b है। तो अगर मान लीजिए
अब ए और बी के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5 हो जाए यहाँ पर, है ना, या a इज इक्वल टू मतलब ये हो जाए यहाँ पर इस तरीके से कि a की वैल्यू और a b यानी 1 और 5 हो जाए, ठीक है ना, यहाँ ये और यहाँ ये, ठीक है। तो फिर हम इसे इंटरवल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, अगर ये a हो जाए, है ना, ये a और ये b, ये a और ये b, तो जब हम a और b को उनके बीच के नंबर्स के साथ साथ a और b को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी बिल्कुल बंद कर दिया हमने, बिल्कुल क्लोज्ड कर दिया। क्या कर दिया? बिल्कुल हमने क्लोज कर दिया। तो इसी को हम अगर लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताएं जरा, है ना। अगर ये तो नेचुरल नंबर लिखा है मैंने, अगर रियल नंबर्स होते, क्यों? क्योंकि हम रियल नंबर्स के सबसेट के रूप में ही इसको इंटरवल्स को पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना। अब नेचुरल नंबर की जगह मैंने क्या ले लिया? सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया। और क्या है कि जैसे 1 और 5 लिया, मैंने ले लिया a और b, a इज लेस वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b। यानी जब एंड पॉइंट इंक्लूड कर लिए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल को हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा करके इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए बी, ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। यानी एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है ना, शामिल किए जाते हैं। अच्छा, इनको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां होता है, चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिए, इन्फिनिटी के साथ कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं आता, यानी क्लोज्ड इंटरवल के रूप में कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि कोई नंबर थोड़ी है, ये तो हमारा इमेजिन है, हमने जो इमेजिन किया है वो है, हमारा एक विचार है कि भाई हाँ, सबसे बड़ी जो नंबर है वो इन्फिनिटी होती होगी और सबसे छोटा नंबर है वो माइनस इन्फिनिटी होता होगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये इक्वल के साइन अगर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि इन वॉवेल्स को डार्क कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि a और b के बीच के सारे नंबर तो हैं ही, इसको भी डार्क कर देंगे। a और b के बीच के सभी नंबर्स तो हैं ही, साथ ही a और b भी इंक्लूड हैं, यानी x क्या हो सकता है? a या a से बड़े, b या b से छोटे, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या हो सकती है? a या a से बड़ा, b या b से छोटा, वो ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। अब अगर a और b को a और b को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी अगर इस तरीके से लिखा है कि x इज ग्रेटर देन a इज लेस देन b, ठीक है। तो देखो, यही देखो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब मैंने नेचुरल नंबर ना लेकर के क्या लिया? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के संदर्भ में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5 ले लिया है मैंने, तो क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन a इज लेस देन b, ठीक है। ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ये एंड पॉइंट है, ठीक है ना।
एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। मतलब ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब लिखे जाएंगे, लेकिन ए और बी को शामिल नहीं करना है। कैसे, और इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसे इस तरीके से भी, यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब अगर कहीं आ जाता है तो आप इसका मतलब यह समझेंगे कि यह कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। कैसा इंटरवल है यह, ओपन इंटरवल। यानी मतलब ए और बी को शामिल नहीं करना। अच्छा, अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो रियल नंबर लाइन पर, तो देखिए ये इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, ये ए और ये बी। ओपन इंटरवल का मतलब, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि उन एंड पॉइंट्स जो होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते, बल्कि उनके बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं, बीच के यानी यहां से यहां तक, इन सबको शामिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिनको शामिल करते हैं उसी को डार्क कर देते हैं। अब जब ए और बी का इन्विटेशन है ही नहीं तो भैया इसे क्यों खाना खिलाएंगे। इसमें इन्विटेशन था इसलिए इनको बुलाया, इसमें इन्विटेशन है ही नहीं ए और बी का, है ना, दोनों को छोड़ दिया तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे। यानी केवल ए और बी के बीच वाले जितने भी नंबर्स हैं, बीच वाले जितने भी लोग हैं, इस घर को छोड़ दिया, इस घर को छोड़ दिया, बाकी इसके बगल में जितने भी, बीच में जितने भी घर हैं सबको बुला लिया, है ना, यानी एक्स। तो हम, अच्छा, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। यानी ये जो सर्कल बने हुए हैं इनको डार्क नहीं करते। देखो ध्यान से, क्लोज इंटरवल में डार्क हो रहे हैं, बीच वाले नंबर्स तो डार्क हो ही रहे हैं, बीच वाली जो लाइन है वो तो डार्क हो ही रही है, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, कई बुक्स में जब आप पढ़ते हो ना तो इस तरीके से लिखा होता है, x बिलोंग्स टू ए बी, तो आप सोचते हो यार ये कुछ मिसप्रिंट सा है, ऐसे कहीं ब्रैकेट लगते थोड़ी है ना, लेकिन नहीं, ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करिए आप, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, दोनों ही ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ए को तो हम इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन बी को नहीं करते हैं, या ए को कर लेते हैं, वो ए को नहीं करते हैं, बी को कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे x such that x belongs to R and x is greater than equal to B but less than B, x is greater than equal to A but less than B। तो और तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने A को तो इंक्लूड कर लिया लेकिन B को इंक्लूड नहीं किया, है ना। ए को इंक्लूड कर लिया तो ए को डार्क कर दिया, और ये बीच वाले नंबर्स तो ले ही रहे अपन, ठीक है, ये x हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम राइट, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन इंटरवल फ्रॉम राइट। एंड ओपन इंटरवल फ्रॉम राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखे हुए हैं इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड के लिए ध्यान रखिए, जब क्लोज्ड इंटरवल आ जाता है तो हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और जब ओपन इंटरवल आ जाएगा यानी बी को इंक्लूड नहीं करना है तो इधर हम इसे ओपन इंटरवल लगा देंगे, ये हो गया, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए को शामिल नहीं करें, बी को शामिल कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए को शामिल कर लें, वो शामिल नहीं करें, और बी को शामिल कर लें। भैया एक बार ए को शामिल कर लिया तो अब एक बार बी को शामिल कर लो, है ना, ये ए और ये बी। तो बी को शामिल करना है यानी क्या लिखना है हमें,
x such that x belongs to R और x is greater than A but less than equal to B। ठीक है, तो हमने B को इंक्लूड करना है, यानी B इक्वल है तो शामिल करना है, कर दीजिए शामिल। A को शामिल नहीं करना है, हटा दिया A को, लीजिए। यानी A से बड़े और B से छोटे सारे नंबर शामिल करने हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम राइट साइड, है ना? तो ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम राइट। ठीक है ना? और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया? x बिलोंग्स टू, ध्यान रखिए ओपन इंटरवल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल b इधर से क्लोज्ड। ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना, उल्टा ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ओपन है, ओपन माइंड है ना? ये क्लोज्ड सही ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है ना? अच्छा, ये इंटरवल हो गए, है ना? मेनली क्या हो गया? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कब होगा? जब हम उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं, उनके बीच वाली जो नंबर्स हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, बाकी जो एंड पॉइंट है उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्लोज्ड इंटरवल होता है। और अगर ए और बी को छोड़ करके उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको शामिल कर लेते हैं तो वो ओपन इंटरवल होता है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए हम ए को शामिल करें और बी को शामिल नहीं करें, तो इसका मतलब क्या है कि ए को तो शामिल कर लिया लेकिन बी को शामिल नहीं किया और बाकी बीच वाले नंबर्स ले लिए, तो इसका मतलब क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन इंटरवल फ्रॉम राइट साइड, है ना? इसी तरीके से अगर हम ए को शामिल नहीं करें और बी को शामिल करें, ए और बी के बीच के नंबर तो लेने ही है ना? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम राइट साइड। ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, अब अगर इस इंटरवल की लेंथ आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी लेंथ? तो हमने a इज लेस देन b कहीं लिखा है क्या? a इज लेस देन b लेते हैं, हाँ ये लिखा है ना, a इज लेस देन b, यानी a की जो वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है। तो फिर लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा? कहां लिख दें? अरे है ना जगह, देखो। ठीक है, कहां यहां लिख देता हूं, लेंथ ऑफ एवरी इंटरवल, एवरी इंटरवल का मतलब यह है कि चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज हो, चाहे क्लोज फ्रॉम लेफ्ट ओपन फ्रॉम राइट या ओपन फ्रॉम लेफ्ट और क्लोज फ्रॉम राइट हो, तब भी उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? मॉडुलस b माइनस ए होती है। लेंथ है, पॉजिटिवली है। ठीक है ना? इसे हम इंटरवल्स कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, क्या है कि अगर कहीं है ना बड़ा ब्रैकेट लिखा होता है तो कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड, है ना? स्मॉल ब्रैकेट लिखा है तो कौन सा है? ओपन, क्लोज्ड इंटरवल, है ना? ओपन इंटरवल। अच्छा, इसमें क्लोज्ड इंटरवल में हमेशा ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आते हैं। इसमें कौन से साइन आएंगे? केवल लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं आता। ध्यान रखिए, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल, छोटा वाला ब्रैकेट ओपन इंटरवल। ठीक है? और अगर करली ब्रैकेट आ गया कहीं, तो इस तरीके से करली ब्रैकेट आ गया तो, और इसमें कोई नंबर्स लिखे हैं तो सेट, है ना? सेट थ्योरी, यानी सेट किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब है पावर सेट। पावर सेट ताकतवर, है ना? क्या होता है पावर सेट? देखिए, अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कुछ देर पहले सबसेट में 1 2,
चलिए 3 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और वो इसलिए लिया है कि अभी हमने इससे पहले जब सबसेट पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कितने होते हैं, ठीक है ना, एक सेट के कितने सबसेट होते हैं, उसमें हमने सबसेट बनाए थे, तो इसीलिए हमने ये A = 1 2 3 ले लिया है। आपसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इसके जितने सबसेट बन सकते हैं उतने सबसेट बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? एम्प्टी सेट से, ठीक है। एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है। तो आपको क्या बनाना है? सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो बनाने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 5 है ना, 1 है ना, 2, ठीक है, 3 है ना। अब अभी तो एक एक लिया है, अब 2 2 ले लेते हैं। 1 2 2 3, ठीक है, फिर 1 3। अब तीनों को ले लीजिए, 1 2 3, ये आ गए, ये सबसेट बन गए। इन सभी सबसेट का एक सेट बना दीजिए, यानी इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा पूरा, क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। यानी सेट ए के जितने भी सबसेट हैं उन सब का कलेक्शन, जब आपने इसमें बंद कर दिया तो कलेक्शन ही हो गया ये, ठीक है ना। वो कलेक्शन जो होता है वो उसे हम सेट ए का पावर सेट कहते हैं। और इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? पावर का P ले लीजिए और सेट ए का A ले लीजिए, पावर सेट ऑफ A। समझ में आई बात? बात यह है कुल इतनी सी, कितनी सी, कि किसी सेट के, जैसे ए की बात कर रहे हैं तो सेट ए ही बोले अपन, सेट ए के जितने भी सबसेट होते हैं उन सभी का कलेक्शन, है ना, पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। ए का पावर सेट कहलाता है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे? द कलेक्शन of all subsets of set A is called the power set of A and is denoted by PA। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? PA से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेट PA है और ये जो लिखे हुए 5 1 2 3 ये सेट के रूप में लिखे आप देख रहे होंगे, है ना। ये जो है ये एलिमेंट ऑफ PA, ये भी तो सेट है। पावर सेट का ये क्या है? एक एलिमेंट है। ये गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। ये क्या है? एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेट के अंदर जब लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये जितने भी इसमें लिखे हुए हैं, भले ये ए के सबसेट हैं, लेकिन हम PA के लिए बात कर रहे हैं। तो PA के लिए बात कर रहे हैं तो 1 इस समय इसका ये एलिमेंट है। ध्यान रखिए, ये जो लेटर है ये एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है ना। लेकिन अगर इस सेट, अच्छा 2 इज द एलिमेंट ऑफ PA, 3 ये भी PA का एलिमेंट है ना। कोई सा भी ले लो, 1 2, अरे 1 2 ये भी क्या है? PA का एलिमेंट है। लेकिन 1 इज द सबसेट ऑफ A। ध्यान दीजिए,
वन इज द सबसेट ऑफ ए। क्या अंतर है इसमें और इसमें? क्योंकि ये जो वन है ना, ये जो वन है वो वन बिलोंग्स टू ए, इसलिए इससे बना ये जो सेट है, इस एलिमेंट से बना जो सेट है वो ये सेट है, और ये सेट ए का सबसेट हो गया। यहां ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और यहां ये क्या चीज है? ये सेट है। ध्यान रखिए। तो किसी सेट के अंदर जो मेंबर्स लिखे जाते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए ये सब एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है ना। लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं है, ए के एलिमेंट्स नहीं, ए के ये क्या है? सबसेट है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं कि हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि सेट ए में अगर पी एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? पी एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर पी। यही होते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 8 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि यहां p इक्वल टू 3 है ना। p इक्वल टू क्या है? तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए? 2 टू द पावर 3 यानी 8 हुए कि नहीं हुए? तो इसी तरीके से अगर किसी सेट ए में p एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सबसेट में यानी नंबर ऑफ पी ए, इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 टू द पावर पी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। जितने सबसेट बनेंगे, जितने सबसेट बनेंगे वो सबसेट पी ए के एलिमेंट्स होंगे। जितने सबसेट बनेंगे, जितने सबसेट यानी उनकी जो संख्या होगी वो पीए के क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। ये हो गया पावर सेट। अच्छा, अब देखिए, अब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये सेट है, ए है ना, एक बी है, एक सी है, सपोज कीजिए, चलिए डी और लिख लेते हैं, 1 2 4 5। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब सब में, सब जगह विद्यमान, है ना। यही तो होता है यूनिवर्सल का मतलब, सार्वत्रिक, सब जगह मौजूद हो, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो 4 सेट हैं, इनके लिए आप एक ऐसा सेट तैयार कीजिए, एक ऐसा सेट तैयार कीजिए कि उस सेट के ये सभी सबसेट हो जाएं, सबसेट हो जाएं। मतलब एक ऐसा सेट हम तैयार करते हैं, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये देखिए कि सेट ए इसका सबसेट है, सेट बी इसका सबसेट है, सेट सी 4 5 6, सेट डी 1 2 4 5 1 2 4 5, यानी इस सेट के ये सभी सबसेट हैं। तो इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू मीन्स ये यू। जैसे पावर सेट के लिए हमने पावर का पी, ये पी जो था ना ये लिया था, ऐसे ही यूनिवर्सल सेट का जो यू होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी ए जो है वो यू का सबसेट है, बी है वो भी यू का सबसेट है, सी है वो भी यू का सबसेट है, डी है वो भी यू का सबसेट है। कई बच्चे सोचते हैं कि यार सर ने ये बनाया है, मैं चलिए दूसरा बना देता हूं। ठीक है, बना दे भैया, ये बन जाएगा।
इसके भी तो सबसेट है ये। देखो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 4 5 1 2 4 5 सब है, तो ये भी तो यूनिवर्सल सेट हो गया। बिल्कुल हो गया। एक और ने कहा नहीं नहीं मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं तो ये बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला वो कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों? देखिए इसमें भी ए बी सी डी चारों के सभी एलिमेंट्स हैं, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, यानी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल सेट जो होता है वो यूनिक नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया तो वो हो गया और आपने कह दिया नहीं ये तो और दूसरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल तैयार बैठे हैं बनाने के लिए आपके दोस्त कि नहीं नहीं सर ने भले ये बताया है मैं तो ये बनाऊंगा, तीसरा कहेगा नहीं नहीं मैं तो ये बनाऊंगा, चौथा और भी कह सकता है मैं तो 9 भी इसमें जोड़ दूंगा, अगला कहेगा मैं 10 भी जोड़ूंगा। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट जो है ना वो यूनिक नहीं होता है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिक नहीं होता। तो यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, सेट रह गया, इज नॉट यूनिक। ठीक है ना। यानी बहुत सारे किसी सेट के मतलब यूनिवर्सल सेट जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सबसेट पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? सबसेट पढ़ा है ना। इंटरवल के रूप में भी सबसेट को पढ़ा है, पावर सेट पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट पढ़ा है। ठीक है ना। तो ये हमने सारी चीज़ें आज अच्छी तरह से देखी हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, है ना। इनको नोट करें और इस थ्योरी को पढ़ें। नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत जल्दी।